Hello, my dear students. Good morning to all of you, and welcome back. Today, we will start new topic: conductance of electrolytic solution. In previous class, जैसे पहले बहुत सारी क्लास में आप पढ़ चुके हो, जैसे कंडक्टर्स आपने पढ़ा था और इंसुलेटर पढ़ा था. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उन्हें हम कंडक्टेंस या कंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था मेनली कि मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो भी क्या करने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होती है, वो भी है ना, ये हम जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर. लेकिन यहाँ पर हम कंडक्टर्स पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस. ये भी आप पहले 11th में आपने पढ़ा हुआ. इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होता है, पहले आपको वो जानना होगा. दो सब्सटेंसेस which can allow electricity pass through them in their molten or aqueous solution. These substances are called electrolytic substance. Electrolytic substance ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं ओनली किसमें, उनकी मॉल्टन स्टेट में, या फिर उनके किसमें, पिघले हुए फॉर्म में, या फिर एक्वा सॉल्यूशन में. क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं, क्योंकि उनके आयंस टूटेंगे नहीं. तो इलेक्ट्रोलाइट को हम पहले लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं जिससे वो आयंस में टूटते हैं, और फिर जब हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पर हमको वो आयंस मिलते हैं. तो इस तरह से आयंस का मूवमेंट होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेनली किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आयंस के थ्रू. और जो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through them when they are in molten state or in aqueous solution. These substances are called electrolytes. जैसे NaCl, एसिड्स भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अपोजिट हो जाएंगे जो अपने मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते. जैसे ऑयल्स जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो हम यहाँ पर मेनली पढ़ने वाले कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस. ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, आयंस. इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होने वाले कंडक्टेंस को हम आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोशिएट होता है और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया होगा. यहाँ पर हम जो मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होते हैं हम डिफरेंस देख लेते हैं. तो इसमें तो आपको मालूम ही है, मेटेलिक में मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, जनरली जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, करंट फ्लो होता है. और इनमें मूवमेंट ऑफ दो ही प्रकार के आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस. कैटायंस और एनायंस के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. नो आयनाइजेशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स टेक प्लेस. इसमें जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो आयन में डिसोशिएट नहीं होते हैं, जबकि ये दो टाइप के आयंस में डिसोशिएट होते हैं. इसका मतलब इनमें आयनाइजेशन पाया जाता है, कैटायन और एनायन. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. मेटेलिक कंडक्टर मैटर का ट्रांसफर भी नहीं होता है, जबकि इसमें आयंस का ट्रांसफर होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल. तो जैसे कैटायन है वो जाएंगे किस ओर, पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की ओर जाएंगे, और निगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की ओर जाएंगे. ठीक है, तो इसमें आयंस का ट्रांसफर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर होता है. इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मेटेलिक जो कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर फैक्टर है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा. ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ही इंक्रीज होता है. इस तरह से दोनों में डिफरेंस है. कई बार ये पूछा भी जाता है मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक कंडक्टेंस में डिफरेंस. तो इस तरह से आपको दोनों टाइप का कंडक्टेंस समझ में आ गया. मेटल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन.
फर्स्ट ऑफ ऑल है कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस को शो करते हैं जी से। तो कंडक्टेंस समझने से पहले आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना, फिजिक्स में पढ़ा है ना आपने, कि जब दो इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिसिटी, किसी मेटल वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उसके दोनों सिरे के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो उस कंडक्टर्स में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से द इलेक्ट्रोलाइट ओबे सिमिलरली ओम्स लॉ को फॉलो करता है, अकॉर्डिंग टू विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द करंट आई फ्लोइंग द थ्रू द सॉल्यूशन, और जो करंट सॉल्यूशन से फ्लो होता है, एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड आर। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बी जो होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसमें एक ऑब्स्टिकल के फॉर्म में आर कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है V इक्वल्स टू आर आई। तो यहाँ पे हमको, ये तो हमने आपको ओम्स लॉ समझा, ओबे करते तो समझाया, मेनली हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो होता है तो उसमें रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल मतलब कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द रेसिप्रोकल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका फार्मूला होगा। ये फार्मूला याद रखेंगे, कई बार छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, अब हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपने 10th में पढ़ा था, ओम होती है, इस तरह से साइन होता है इसका, है ना। तो अब 1/r लिखे हैं तो ओम ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स हो जाएगी, है ना। तो कंडक्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है साइमन, SIEMENS, जिसको S से डिनोट करते हैं। तो हम ओम इनवर्स की जगह S भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि SI यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की, है ना। ओम इनवर्स को 1 साइमन बोलते हैं, इसलिए 1 साइमन इक्वल्स टू ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स की जगह हम जब यूनिट लिखते हैं तो SI यूनिट में ओनली S लिख सकते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस के बाद हम आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ये भी आपने पढ़ा था 10th में, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है कि द इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स लेंथ, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ L के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को मिलता है, ये इक्वेशन कैसे मिलता है, पहले हम बोले कि R लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही R उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के इनवर्सली उसके एरिया सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, है ना, R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर इसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है जिसको हम रो बोलते हैं, रो, और इस रो को हम रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं तो हमको ये फार्मूला मिलता है। तो ये जो हमको फार्मूला मिला है यही क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर इसमें हम इसको सेंटीमीटर में और इसको सेंटीमीटर और इसको स्क्वायर और इसको सेंटीमीटर ले लें, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का कट जाएगा तो ये रो R के इक्वल्स भी हो जाता है जब हम इनकी वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा है रो, इसको हम लेते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है इसी को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब इसमें हम बोल रहे हैं इफ L की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, और A एरिया है तो लेंथ इनटू विड्थ मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को हम ऊपर रख देंगे तो आपको यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर बचेगा। तो यही आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, यूनिट है ना सेंटीमीटर में। लेकिन हमको ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है तो सेंटीमीटर को चेंज करके हम मीटर लिख देंगे, मतलब दोनों यूनिट होती है, ओम इंटू सेंटीमीटर या फिर ओम इंटू
मीटर, ऐसा यूनिट में मीटर, मतलब लेंथ के हिसाब से होगा, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो मीटर में लेंगे और शॉर्ट लेंथ होगी तो सेंटीमीटर में लेंगे। तो हम दोनों लिख सकते हैं, ये CGS में और ये SI में है। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकेशन समझ में आ गई, क्योंकि 10th में भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है। कंडक्टेंस को आप जानते थे 1/r है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रेसिप्रोकल होगा, ये होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ये, या फिर रेजिस्टिविटी का, है ना। तो रेजिस्टिविटी आप जानते हो रो बोलते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ओनली कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक में इसको ओनली कंडक्टिविटी लिखा होता है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। डिनोटेड बाय ये के लेटर जैसा छोटा सा के लिखा होता है, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कप्पा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ρ। ठीक है, 1/ρ का ये रेसिप्रोकल होता है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम अगर रो का की जो वैल्यू होती है RA/L लिखते हैं तो इस तरह से होगा, और R इसको हम पूरा जब अरेंज करते हैं तो 1/r, इसको इंटू में चेंज करते हैं अपॉन से, तो 1/r, तो ये L ऊपर चले जाएगा, L/A आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1/r इतना को G बोलते हैं, आप जानते ही हो। कंडक्टेंस G को क्या होता है 1/r होता है, हम G लिख लेते हैं, L/A आ जाएगा। अब यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे तो G की यूनिट आप जानते ही हो, G की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। और यहाँ पर अगर आप सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ओनली सेंटीमीटर बचेगा, उसको पड़ जाएगा। तो ये तो इस तरह से जो है यूनिट निकल जाती है। तो इसी यूनिट को हम आगे निकालते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कप्पा इक्वल्स टू 1/ρ होता है ना, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और 1/ρ की यूनिट आप डायरेक्ट जानते हो क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है ना। रो की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। तो ओम इंटू मीटर जब ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा साइमन। जो इसकी ऐसा यूनिट होगी वो होगी क्या, साइमन मीटर इनवर्स। और इन CGS इसको हम लिखेंगे मीटर की जगह सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेरे आपको रिलेशन बता रहे हैं कि 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू कितने मीटर्स होते हैं। तो उसको हम चेंज करने के लिए इसको इसी तरह चेंज करेंगे, सेंटीमीटर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम अपॉन में लेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻² मीटर। ये यूनिट सब आपको पता होनी चाहिए, कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में कितने। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻² मीटर होते हैं। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस 10⁻² मीटर जो हम ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻² मतलब 10⁻² मतलब 100 हो जाएगा, और मीटर इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये कन्वर्ट हो गया कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 100 साइमन मीटर इनवर्स, मतलब 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू कितना होता है, 100 साइमन इनवर्स। इसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं उसको दिखाते हुए कि 1 साइमन मीटर इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो, कितना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, तो इसको यहीं से हम निकाल लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको इसके नीचे ले जाते हैं, और ये आपका 100 मतलब 10⁻² हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैसे है समझ में आया आपको। यहाँ से हमको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स निकालना है 1, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, मतलब इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10⁻² होगा, और 10⁻² को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। तो दोनों तरह से ही आप बता सकते हैं। 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 100 साइमन मीटर इनवर्स, और 1 साइमन मीटर इनवर्स इक्वल्स टू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम G और उसके ऊपर ऐसे स्टार लगाते हैं। ठीक है, तो
ये सेल कांस्टेंट है। तो क्वांटिटी, तो जो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ होती है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L अपॉन A इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। अब L की जब हम वैल्यू रखेंगे और एरिया की वैल्यू रखेंगे तो ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगी, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर को जब हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो मीटर इनवर्स आ जाएगी। इसी तरह से CGS में सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपको ये दोनों यूनिट समझ में आ गई है, दोनों टर्म समझ में आ गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नाम से क्लियर है, कंडक्टिविटी तो आप जानते ही हो, है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ रो या कप्पा जो होता है रेसिप्रोकल होता है रो का। तो मोलर कंडक्टिविटी नाम से क्लियर है कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम इस तरह से उल्टा V और M फिर मोलर और ये साइन जो है कंडक्टिविटी का है कि जब 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन में सभी आयंस की जो कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी टू कप्पा इंटू सी, जहाँ पे K जो है कंडक्टिविटी है ऑल आयंस की और C जो है मोलैरिटी है, या 1 मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है किसके, इलेक्ट्रोलाइट को जो 1 मोल लेकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको कैसे डेरिवेट करते हैं हम देखते हैं। फॉर्मूला होता है K अपॉन C, कप्पा की यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, पहले से हम जानते हैं। C जो है मोलैरिटी है, मोलैरिटी का यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम L को ऊपर ले जाएंगे, ठीक, तो साइमन मीटर इनवर्स इंटू L अपॉन मोल, और 1 मोल इक्वल्स टू कितना डेसीमीटर होता है, 10⁻³ डेसीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर 1 लीटर की जगह डेसीमीटर वैल्यू रख देंगे। ठीक, यहाँ पे बस L से रख देंगे। फिर यहाँ पर हम जो 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻1 मीटर, या फिर 1/10 मीटर होता है। तो 10 के ऊपर जाएंगे 10⁻⁻1 होगा। तो यहाँ पर हम 1 dm की वैल्यू रख देंगे, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ में इसके साथ में, तो हमको क्या मिलेगा 10⁻³ m क्यूब अपॉन मोल। अब यहाँ पर m क्यूब है और m-1 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो साइमन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मोल ऊपर चले जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा 1/1000। ये अपॉन 1000 कैसा है, 10⁻³ नीचे ले जाएंगे तो 1/1000 आ जाएगा, मतलब 1 लीटर में हमको क्या मिल गई, ये यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और CGS में मीटर जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। ये CGS यूनिट है और ये SI यूनिट है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बॉक्स में ऐसा लिख देते हैं। फिर एक साइमन में कितने सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक साइमन सेंटीमीटर मोल में कितने साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, आपको यूनिट चेंज करने आना चाहिए। अब हम इस मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब जानते हो आप, है ना, कि जब हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है। तो क्लियरली है कि जब 1 मोलर कंटेनिंग सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम V है, हम उसके कंसंट्रेशन मतलब क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, या फिर उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करना मतलब क्या होता है, उसको डाइल्यूट करना। तो हम डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, ये ऊपर मैंने साइन बनाया है, इंक्रीज विथ अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना का मीनिंग होता है डाइल्यूट करना। तो जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या उसकी कंसंट्रेशन को, उसके गाढ़ेपन को कम करते हैं, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका रीजन ये है, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई सॉल्यूशन गाढ़ा है उसमें हम वाटर और मिक्स कर रहे हैं, वो डाइल्यूट हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो वॉल्यूम से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कि जब हम
वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा डाइल्यूट करने पर या कंसंट्रेशन कम होने पर, तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसको हम किस फॉर्मूले समझ सकते हैं, कैसे हो रहा है, वी कैन रिलेट द मोलर कंडक्टिविटी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम होता है वो कैसे रिलेट करते हैं, पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे वही K/C होता है। अब C की यूनिट हम मोल मीटर माइनस क्यूब में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक लीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, मीटर क्यूब में होते हैं। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं हम डायरेक्ट फिर यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, K को 1/C लिख लेते हैं। फिर 1/C की जगह V वॉल्यूम कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कंसंट्रेशन इक्वल होता है N/V, है ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को ऊपर ले जाते हैं, C को नीचे ले आते हैं, तो N/C मिलेगा हमको। और N/C में जो मोलैरिटी है वो हमने कितनी ली है, 1 मोल ली है इलेक्ट्रोलाइट की, तो 1/N की जगह 1/C आ जाएगा, तो 1/C इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या फिर उसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, है ना, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये जो वॉल्यूम है ये जब इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी तो इंक्रीज होगी, सीधा सीधा हमको दिख रहा है। और अगर हम अपोजिट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, यहाँ ये बताया कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे मतलब से गाढ़ेपन को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने से मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है कि जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। जब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जिसके कारण ये भी डिक्रीज होता है। जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जो चेंजेस इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियरली है कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से बने सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन अ डाइल्यूट। जब हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज होगा, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और इसके अपोजिट अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो आपका मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पर जो हमने इंक्रीज लिखा है विथ अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इसको हम क्या और भी क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, साइन नीचे आ जाएगा, विथ अ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जस्ट अपोजिट। कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो मोलर